नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। राजनीति में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बातें हैं, बातों का क्या। लखीमपुर कांड को 9 दिन बीत चुके हैं। आज मुख्य आरोपी मंत्रिपुत्र आशीष मिश्र को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब मंत्री पिता की कुर्सी का क्या होगा? नैतिकता, शुचिता और स्वच्छता की बातें हैं, लेकिन सच्चाई में ऐसी बातों का क्या? मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा। तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बाजान को नहीं हटाएंगे आप? मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बाजान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बाजान को। नहीं, अब हम बता चुके हैं, हम नहीं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सब परिवार 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनकी पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं वो सुरक्षित हैं। इस पार्टी का मौन विरोध जारी है। लखनऊ के जीपीओ में ये विरोध हो रहा है और बीच में विरोध के केंद्र के बीच में है प्रियंका गांधी वाड्रा। लखीमपुर केस में अब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के मुख्य आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। राजनीतिक गलियारे में चर्चा बेटे से ज्यादा मंत्री पिता की होने लगी, जो बेटे की गिरफ्तारी के बाद अब भी सत्ता के झरोखे में मंत्री पद की ताकत के साथ खड़े हैं। लखीमपुर की अदालत में मंत्री के बेटे की पुलिस कस्टडी को लेकर होने वाली सुनवाई से पहले अर्धसैनिक बल फ्लैग मार्च करते हैं। बेटा पुलिस कस्टडी में गया, लेकिन मंत्री पिता की कुर्सी का क्या होगा? क्या गृह राज्य मंत्री को अपने ही गृह जिले में अपने ही घर के चिराग पर लगे आरोपों के कारण कुर्सी छोड़नी होगी? वजह ये कि एक तरफ कांग्रेस महासचिव की अगुवाई में लखनऊ से लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी मौन धारण करके विरोध करती है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद पहले से मुखर होकर कार्रवाई की मांग करते आ रहे हैं, और फिर बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह का बयान मंत्री और उनके बेटे पर सवाल उठाता हुआ आता है। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा। क्या बीजेपी के भीतर दुविधा है? अजय मिश्रा का क्या करें? क्योंकि दिक्कत सिर्फ अजय मिश्रा के बेटे पर वर्तमान में लगे आरोप नहीं, समस्या अजय मिश्रा की पुरानी दबंग छवि भी बन रही है। आशीष मिश्रा पर अगर लखीमपुर केस में धारा 302 का मामला है, तो मंत्री पिता अजय मिश्रा पर भी साल 2000 की हत्या के मामले में 302 का पुराना केस है। ये कागज चुनाव आयोग को दिया गया अजय मिश्रा का हलफनामा है, जिसमें गृह राज्य मंत्री की तरफ से ही बताया गया उन पर आईपीसी की धारा 302 के तहत केस है। जुलाई के महीने में साल 2000 में तिकुनिया थाने में ही प्रभात नाम के शख्स की हत्या का मामला है। निचली अदालत ने बरी किया था, लेकिन हाईकोर्ट में साल 2018 से हत्या का ये केस लंबित है। पार्टी के भीतर एक तबके का ये मानना है कि मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का दबंगई का अपना इतिहास और साथ साथ मंत्री अजय मिश्रा का आपराधिक इतिहास, दोनों की वजह से पार्टी की छीछालेदर हो रही है। आशीष मिश्रा अभी तक ये सिद्ध नहीं कर पा रहे कि वो दंगल के में ही पूरे वक्त मौजूद रहे और उनके लोकेशन को लेकर अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में पार्टी के भीतर पार्टी के लिए
इन दोनों को डिफेंड करना आसान नहीं दिख रहा। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। जो गद्दी पर बैठे हैं, जो गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा, उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। नरेंद्र मोदी मंत्री को नहीं हटाते, क्यों नहीं हटाते बोलो आप, क्यों नहीं हटाते नरेंद्र मोदी, बताइए ना। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है, आला जात से है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोल रहे नहीं नहीं, चुनाव आ रहे, आला जात के, ऊंची जात के वोट नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे। अजय मिश्रा जब जुलाई में मंत्री बने तो यही बात राजनीतिक रूप से सामने आई कि वजह उनका ब्राह्मण होना है। 11 से 12% ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 2017 के नतीजे बताते हैं 77 सीट ऐसी थी जहां 10,000 तक के वोट के अंतर से जीता प्रत्याशी विधायक बना। 10,000 के मार्जिन से जीत हार तय होने वाली यूपी की 77 में 36 सीट बीजेपी ने जीती थी। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं। इस हिसाब से अगर इन्हें 403 विधानसभा में बांटे तो लगभग 50,000 ब्राह्मण वोट प्रति असेंबली सीट। ऐसे में जिन्हें ब्राह्मण वोट के लिए मंत्री बनाया गया, उन अजय मिश्रा पर कार्रवाई होती दिखेगी तो क्या बीजेपी को ब्राह्मण वोटों की नाराजगी का असर 77 सीट पर लगता है? आगे क्या होगा? क्या स्वतंत्र देव सिंह का बयान मंत्री अजय मिश्रा के लिए एक संदेश है? क्या खुद अजय मिश्रा इस्तीफा देंगे या फिर इंतजार होगा कि मामला ठंडा पड़ जाए? बीजेपी बस इस इंतजार में है कि वक्त के साथ ये मामला शांत हो जाए। उधर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से बात करके इस मामले को सुलझाया जाए, और यही वजह है कि स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस मामले को सुलझाने के लिए एक दौर की वार्ता भी हो सकती है। अब खबर उस मौन विरोध की जिसमें राजनीति का शोर बहुत तेज सुनाई दे रहा है। आज कांग्रेस ने पूरे देश में बीजेपी के विरोध में मौन प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र में बंद कराया। बंद और मौन की राजनीति की इन बातों के बीच राजस्थान में पीटे जा रहे दलितों पर कांग्रेस चुप्पी साधे, और कांग्रेस की चुप्पी को लेकर कांग्रेस कटघरे में है। यानी बातें जनता के हित की, लेकिन बातें हैं, बातों का क्या? लखीमपुर से 650 किलोमीटर दूर है राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां लखीमपुर केस में कांग्रेस मौन व्रत करती है। और लखीमपुर से 1200 किलोमीटर दूर है महाराष्ट्र का चंद्रपुर, जहां कांग्रेस एनसीपी शिवसेना गठबंधन चंद्रपुर समेत पूरे राज्य में बंद कराता है। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का मुद्दा उठाकर जब कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी बंद कराने बाजार में उतरते हैं, अपने ही राज्य में नागरिकों को दुकान न बंद करने पर पीटने के आरोप कार्यकर्ताओं पर लगता है। लखीमपुर के मुद्दे पर इंसाफ की लड़ाई लड़ना गलत नहीं, लेकिन उसके लिए महाराष्ट्र में बंद बुलाकर दुकानों के शीशे तोड़ना, गरीबों के भोजनालय में तोड़फोड़ करना, क्या ये भी इंसाफ की राजनीति का ही हिस्सा है? ये तस्वीरें भी महाराष्ट्र की, जहां शिवसैनिक कार्यकर्ता बंद कराने उतरे तो जिन जरूरतमंद नागरिकों को सवारी के रूप में बैठाकर ऑटो वाले जाते दिखे, उन्हें कार्यकर्ता पीटने लगते हैं। लखीमपुर के किसानों को इंसाफ दिलाने के नाम पर क्या वाकई न्याय ऐसे दिलाया जाता है?
है कि ये राजनीति अच्छा गप कड़वा कड़वा थू वाली है, जिससे बीजेपी शासन के लखीमपुर में मारे गए किसानों की चिंता महाराष्ट्र में होती है, लेकिन कांग्रेस के ही शासन वाले राजस्थान में पाली, हनुमानगढ़ और जालौर में दलितों से होते अन्याय की तस्वीरें न दिखाई देती हैं, न दलित नागरिकों की चीख सुनाई देती है। अपने ही राज्य के इन्हीं दलितों की चीख पर क्या कांग्रेस ने कान बंद करके लखीमपुर के किसानों के लिए जयपुर में मौन व्रत धारण करने वाला प्रदर्शन शुरू किया, जहां मुख्यमंत्री गहलोत नहीं पहुंचे और जो पहुंचे उन्होंने मौन व्रत धारण किया ही नहीं। लखीमपुर के किसानों को न्याय और गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा के इस्तीफे की मांग वाला जयपुर में कांग्रेस का मौन व्रत ऐसा था जहां सब बोल रहे थे। परिवहन मंत्री और शिक्षा मंत्री मौन व्रत के नाम पर बतिया रहे थे। न्याय दिलाने की बात करती कांग्रेस का राजस्थान में मौन व्रत ऐसा जहां हंसी मजाक रुक नहीं रहा था। मंत्री और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख गोविंद डोटासरा और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास न जाने कौन सी बात करके हंसी रोक नहीं पा रहे थे। महिला नेता मुंह में पल्लू दबाकर मौन व्रत की जगह बात करना जरूरी समझ रही थी। हंसी थोड़ी देर में इनकी भी रुक नहीं पाई। अक्टूबर की चढ़ती गुनगुनी नर्म धूप में बढ़िया ठंडी ठंडी हवा मिल रही थी, इसीलिए लगा कि मौन व्रत कांग्रेस नेताओं का कहीं निंद्रा व्रत में न बदल जाए। वो तो शुक्रिया कहिए परिवहन मंत्री का राजस्थान के, जो ब्रेक नहीं लगा पा रहे थे मौन व्रत में खुद को बोलने से रोकने के लिए। कुल जमा 3 घंटे के मौन व्रत में लखीमपुर को न्याय दिलाने का मौन बातचीत करके बीत गया। यूपी के लखीमपुर के लिए राजस्थान में भी मौन व्रत करने वाली कांग्रेस ने आरोप है कि असल में अपने ही राज्य के दलितों को न्याय दिलाने पर भी मौन ही धारण किया है। दावा हुआ कि जालौर में दलित अत्याचार की ये तस्वीरें हैं, जहां आरोप है मंदिर दर्शन करने जा रहे दलित युवक को कुछ लोगों ने 1 अक्टूबर को घेर कर पीटा, फिर उससे मुर्गा बनाया। अब दलित से हिंसा का ये वीडियो वायरल होता है। इससे पहले पाली जिले में दलित महिला को सरेआम दबंगों के हाथों पीटने का वीडियो आता है, जहां पहले महिला के पति को मारा गया, फिर महिला को गांव की मुख्य सड़क पर इलाके के कुछ लोग बुरी तरह पीटते हैं। इस मामले में केस दर्ज हुआ है। इससे भी पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ में तो दलित युवक की बेरहमी से पिटाई करके मार डालने की विभत्स घटना सामने आई। अब सियासत इस बात की है कि कांग्रेस के पंजाब से लेकर राजस्थान तक के नेता उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में सांत्वना देने पहुंचते हैं, लेकिन अपने ही राज्य के दलितों को इंसाफ नहीं दिलाते। दुख की बात है कि अगर आप उस वीडियो को देखें तो इतनी बेरहमी से उस नौजवान को पीटा जा रहा है। एक दलित नौजवान को पीटकर उसको मार दिया गया, और ये आए दिन होते हैं। आए दिन वीडियो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे। राजस्थान के अंदर पूरा कानून व्यवस्था गुंडों के हवाले कर दी है। राजस्थान की सरकार केवल नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं है। खुलेआम पूरा देश देख रहा है, कुचल कुचल के मार रहे हो किसानों को प्लांट वे में। 3 दिन पहले गृह राज्य मंत्री चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं, उसके बाद आप किसान को मारते हो गाड़ी के नीचे कुचल कर। ये घटना अलग है, उस घटना से जोड़कर देखना बिल्कुल गलत है। यदि किसी भी दलित पर, किसी भी वर्ग पर राजस्थान में अपराधी कोई अपराध करेगा, बचेगा नहीं, जेल जाएगा। 302 में जेल में जाएगा, 307 में जेल, किसी को छोड़ती नहीं राजस्थान सरकार। यहाँ पे तो अपराधियों ने अपराध घटित किया और वहां पे सरकार के प्रतिनिधि अपराध कर रहे हैं। किसान को चुनौती देकर खट्टर कहते हैं, पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कहते हैं, फिर मारते हैं। बीजेपी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। अलग तो है ही, तभी तो राजस्थान के मंत्री जयपुर में लखीमपुर के लिए मौन व्रत करते हैं, जिसमें मौन रहना मंत्री जी खुद भूल जाते हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। आज संपूर्ण क्रांति का राना देने वाले जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की जयंती है, और आज ही ग्रामोदय से राष्ट्र उदय की संकल्पना देने वाले नानाजी देशमुख की भी जयंती है। भारत की राजनीति का स्वरूप दागी न हो, ऐसी सोच रखने वाले 2 महापुरुषों की जयंती के दिन नेता उनके विचारों के लिए तमाम बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई में बातें हैं, बातों का क्या। 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने 1974 में
देश में संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया। ऐसा आंदोलन जिसका मकसद था सामाजिक न्याय मिले, जाति व्यवस्था टूटे। संपूर्ण क्रांति आंदोलन में जेपी राजनीति में परिवर्तन और नव निर्माण का सपना देखते थे। 11 अक्टूबर को ही नानाजी देशमुख की भी जयंती है। नानाजी देशमुख जो गांव, गरीब, किसान के सशक्तिकरण की बात करते रहे, सत्ता के बदले संगठन को महत्व देने वाले नानाजी ने जेपी के नेतृत्व में हुए आंदोलन में काफी सक्रिय होकर काम किया। लेकिन क्या इन दो महापुरुषों से बाद में देश के नेताओं, जनप्रतिनिधियों ने कोई सीख ली? या फिर आज की राजनीति हिट एंड रन की है? फिर चाहे सत्ता के लिए विचार हो या सत्ता के विरोध में आता कोई आंदोलन, तो नेतागिरी कैसी हो? नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। अगर सिर्फ व्यवहार से ही वोट मिलते हैं तो फिर दल ऐसे उम्मीदवारों का चयन क्यों करते हैं जिन पर गंभीर अपराधों के दाग होते हैं? अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही पैमाना मानकर चलें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में 403 में 147 विधायक ऐसे चुने गए जिन पर गंभीर आपराधिक केस हैं और ये विधायक हर दल से हैं। जबकि 2019 में यूपी की 80 लोकसभा सीट पर 44 सांसद ऐसे जीते जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के दिन देश में चलती राजनीतिक आपाधापी में आप समझें कि अपराध और अपराधी या दबंग बाहुबली छवि का फायदा सियासत में कैसे होता है। उससे पहले राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक जगत सिंह को सुनिए, जो सम्मान समारोह में अपने जूते का नंबर कार्यकर्ताओं को याद दिलाकर ताली बटोरते हैं। 12 नंबर साइज का जूता है मेरा। और आप सब मुझे अच्छी तरह जानते हो, जूते को चलाने में मैं हिचकता भी नहीं। न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जूता भी चलेगा, तलवार भी चलेगी, पचखेड़ा भी चलेगा, AK-47 भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। रिसर्च बताती है कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को मैदान में उतारने के कई फायदे होते हैं। एक तो ये पैसे से मजबूत होते हैं, किसी विशेष जाति का प्रभावी वोट अपने पास रखते हैं, दबंग छवि से आसपास की दूसरी सीट पर भी असर डालते हैं। इंडिया स्पेंट की एक रिसर्च के मुताबिक दागी आपराधिक छवि वाले नेताओं के चुनाव में जीतने की गारंटी ईमानदार छवि वाले नेता के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होती है। इसीलिए जयप्रकाश नारायण हो या नानाजी देशमुख, इनके विचार जयंती पुण्यतिथि तक राजनीतिक दल सीमित करके बाकी दिन उसी राजनीति का विस्तार करते हैं जहां सत्ता हासिल करने की संभावनाएं अपार रहें। आज तक ब्यूरो। क्या घाटी में आतंकवादी हमले बढ़ने के पीछे इमरान और बाजवा में बढ़ता हुआ मतभेद है? पूरी खबर दस्तक के अगले हिस्से में। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। घाटी में पाकिस्तान की तरफ से आतंक की सप्लाई में अचानक से तेजी देखने को मिल रही है। सुरक्षा बल और अल्पसंख्यकों को आतंकवादी चुन चुन कर अपना निशाना बना रहे हैं। आज अलूसी के करीब राजौरी में आतंकवादी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। इसके बाद आतंकियों की तलाश की जा रही है। सेना की कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है, तो शोपियां में 3 आतंकवादियों की घेराबंदी सुरक्षा बलों ने कर ली है। लेकिन प्रश्न यह है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ में बढ़ोतरी के पीछे क्या अफगानिस्तान में तालिबान की जीत है, या फिर इसका असली कारण पाकिस्तान में बाजवा और इमरान के बीच मचा घमासान है? प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान अगर कोई इशू बन जाए इस किस्म का, जो कि फौरी तौर पे रिजॉल्व ना हो और दोनों साइड्स बैठ जाएं कि नहीं ऐसे ही है, तो फिर मसला बन जाता है ना। तो ये वापसी नहीं होती यहाँ से फिर आगे बंदा जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोट अनकोट पहचान लेते हैं। एक स्टैंड ऑफ कह लें या एक उसमें कहते हैं एक टग ऑफ
वार कह लें या उस पर एक जमूर सा है, वो यहाँ पे तारी हुआ इसी बात पे कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जनरल फैज़ को रखा जाए, इनको आर्मी चीफ रखा जाए 6 महीने अगले, और आर्मी की क़यादत ये कह रहे हैं कि अब ये फैसले हो चुके हैं। पाकिस्तान में इमरान और बाजवा के बीच हो रही खुलेआम जंग का घाटी में आतंकवाद के बढ़ने से क्या रिश्ता है? शायद प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान टेलीफोन पे बात हो ही जाए। अब जब अमेरिका सरेआम पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहा है, तब अचानक घाटी में अल्पसंख्यकों पर हमले कर 90 के दशक का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहां पर बाहर से आते हैं उनको निशाना बनाने की ये एक साजिश है, ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेलजोल या आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनाकर पाकिस्तान को लगा कि अब सारी दुनिया उसके कदमों में होगी। उसके आतंकवादियों को भी लगा कि अब वो कश्मीर में अपने दोबारा पैर पसार लेंगे। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की जीत इमरान खान के लिए गले की हड्डी बन गई। ISI चीफ फैज हमीद को लेकर पहले उनकी जनरल बाजवा से ठन गई। जो बाइडेन को उल्टा सीधा कहने से अमेरिका खफा हो गया और सीपैक में देरी से चीन भी नाखुश हो गया। पाकिस्तान में जब भी सेना मुश्किल में होती है, वहाँ की सरकार फंसती है, तो इलाज के तौर पर कश्मीर में आतंकवाद की आंच को फुल कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के एक अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों ने पीर पंजाल रेंज में काउंटर ऑपरेशन की टीम पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद हो गए। फौज का ये दल उन घने जंगलों में उन घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए जा रहा था जिनके बारे में उन्हें खबर थी। 5 जवानों की शहादत के बाद अब इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है ताकि घुसपैठियों को खदेड़ा या मार गिराया जाए। सेना ने बताया कि आतंकवादियों की खबर मिलते ही सुबह तड़के ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। इधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। गुजारिश करन DSP इमाम साहब ये गुजारिश करन कि नेबर सरेंडर करियो। अब सवाल है कि घाटी में आतंकवाद की आग के अचानक तेज होने के पीछे वजह क्या है? इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान में वर्चस्व की हो रही जंग के बारे में जानना होगा, जिसके केंद्र में ISI के पूर्व प्रमुख फैज हमीद हैं। काबुल में चाय का प्याला लेकर खड़े फैज हमीद की तस्वीर आपने भी देखी होगी। फैज हमीद ने जिस तरह से तालिबान की सरकार में पाकिस्तान समर्थक हक्कानी नेटवर्क को पद दिलाए, वो पाकिस्तान में हीरो बन गए। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उनका तबादला कर पाकिस्तान में सभी को चौंका दिया। बाजवा के फरमान पर फैज हमीद को पेशावर कोर का कमांडर बनाया गया। ISI की कमान लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को सौंप दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि ISI चीफ की नियुक्ति प्रधानमंत्री की ओर से की जाती है, लेकिन बाजवा ने परंपरा तोड़कर इमरान को नाराज कर दिया। PM की और जनरल बाजवा की मीटिंग हुई है, उसके अंदर जनरल बाजवा ने कुछ नाम दिए और मेरा ख्याल PM की ज़हन में भी कुछ नाम थे। अच्छा, तो जो जनरल बाजवा ने नाम दिए उन्हीं में से फिर फाइनल एक सिलेक्शन हुई। अच्छा। और ये भी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आमतौर पे जो ISI चीफ की जो अपॉइंटमेंट होती है वो PM हाउस से होती है। आमतौर पे तो ये है कि PM हाउस से आनी चाहिए थी खबर, मगर PM हाउस से नहीं आई, ISPR से आ गई। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने दावा किया कि बाजवा के इस कदम से इमरान खान इतने नाराज हो गए कि उन्होंने नियुक्तियों की अधिसूचना पर साइन ही नहीं किए और मामला फंस गया। सुनिए पाकिस्तान में ISI चीफ फैज हमीद को लेकर बाजवा और इमरान के बीच रिश्ते कितने खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचे हैं। कि कल रात को भी मीटिंग्स होती रही बड़ी कि भाई क्या मसला है। प्राइम मिनिस्टर सब अड़ गए, वो कह रहे थे कि नहीं, अब यहाँ इससे ज्यादा बात आगे नहीं हमें पता चल रही। तो रजा देन ऑफ कोर्स परेशानी तो थी, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान अगर कोई इशू बन जाए इस किस्म का जो कि फौरी तौर पे रिजॉल्व ना हो और दोनों साइड्स बैठ जाएं कि नहीं ऐसे ही है, तो फिर मसला बन जाता है ना। ये वापसी नहीं होती यहाँ से फिर आगे बंदा जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोट अनकोट पहचान लेते हैं। पाकिस्तान में ISI चीफ की बहुत अहमियत है। पाकिस्तान में किसी सरकार बनेगी, इसमें ISI चीफ की बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए पाकिस्तान में हर दल ISI को अपने साथ मिलाकर रखता है। फैज हमीद इमरान खान के पसंदीदा माने जाते हैं, इसीलिए उनके अगले आर्मी चीफ बना जाने की खबरें चल रही थी।
जबकि फैज हमीद से पहले 3 आर्मी जनरल वरिष्ठता के आधार पर सेना प्रमुख के दावेदार हैं। इमरान की यही बात पाकिस्तानी सेना के दूसरे जनरलों को नागवार गुजरी और बाजवा ने इमरान के पसंदीदा फैज हामिद को हटा दिया। ये जनरल फैज जो हैं, इनको कुछ अरसे से ये प्रमोट किया जा रहा था कि ही इज़ द न्यू आर्मी चीफ। ये पिछले मतलब 12-13 साल से यही सुनते थे, सारे यही कहना शुरू हो गए थे। और कुछ बारे में कहा जा रहा है यूट्यूबर्स हैं वो भी शायद यही वो इम्प्रेशन दे रहे थे, अगेन हु आर वेरी क्लोज टू उन्हीं के तो आप पारा के, वो भी इम्प्रेशन दे रहे थे कि जनरल फैज़ जो है ना वो नए आर्मी चीफ होंगे। और सर्विंग चीफ बैठा हुआ है, जनरल बाजवा साहब बैठे हुए हैं। एक नए चीफ की 1-2 साल पहले ही बातें होना शुरू हो जाए तो उनकी अथॉरिटी भी अंडरमाइन होती है। तो इन पे भी, इन खबरों पर भी एस्टेब्लिशमेंट वाज़न्ट कंफर्टेबल कि जनरल फैज़ को जो है वो उनको अगेन ही इज़ बीइंग टिप्ड एज अ न्यू आर्मी चीफ, जब अभी जनरल बाजवा साहब की वो जो है टेन्योर जो है उसमें पूरा 1.5 साल पड़ा हुआ है। तो बाजवा को लगा कि इमरान खान जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने का मंसूबा पाल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी एक ही चाल से इमरान को पस कर दिया। लेकिन इस वजह से पाकिस्तान में सेना और सरकार में ठन गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ ये है कि मेरा फैसला ये आपने कैसे मेरी नोटिफिकेशन से पहले क्यों इशू कर दिया। उधर से ये है कि हमारा तो यही ख्याल था कि हमने तय कर लिया आपके साथ बैठ के, इसलिए हमने अनाउंस कर दिया। तो जाहिर है असली हकीकत क्या है वी डोंट नो, बट जो हकीकत हमें पता ये है कि डेडलॉक है। एक स्टैंड ऑफ कह लें या एक उसमें कहते हैं एक उस टग ऑफ वार कह लें या उस पर एक जमू सा है, वो यहाँ पे तारी हुआ इसी बात पे कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जनरल फैज़ को रखा जाए, इनको आर्मी चीफ रखा जाए 6 महीने अगले। और आर्मी की क़यादत ये कह रहे कि अब ये फैसले हो चुके हैं और उसमें सिविलियन साइड जो है वो यूजली तौर पर ट्रेडिशनली तौर पर वो उसमें इंटरफेयर नहीं करती, बल्कि ये भी समझा जा रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मान का ये काम किए जाएँ तो इससे ये समझा जाएगा कि ये जो कोर कमांडर जो हैं अब उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्या करेंगे। आपने सुना कि कैसे पाकिस्तान की 2 सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे नेता आपस में उलझे हुए हैं। इमरान और बाजवा में मनमुटाव हर पल बढ़ता जा रहा है, जिसे ध्यान भटकाने के लिए ही पाकिस्तान को एक बार कश्मीर की याद आई है। जबकि इससे पहले अफगानिस्तान के संकट को देखते हुए उसने ही खुद भारत के साथ सीज फायर का ऐलान किया था। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद अब वो एक बार फिर अपने पुराने खेल पर लौटा है। पाकिस्तान इस बार 2 रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ वो घाटी में सुरक्षा बलों पर हमले कर रहा है, तो वहीं साथ ही साथ वो आम लोगों खासकर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहा है। साल भर के अंदर आतंकवादियों ने घाटी में 26 आम नागरिकों की जान ले ली है, वहीं 25 सुरक्षा बलों को शहीद कर दिया। आतंकवादियों की इस बौखलाहट की एक और बड़ी वजह उन पर हो रही सेना की कार्रवाई है। साल 2021 में ही 134 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। इससे बौखलाकर पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को कश्मीर में आतंक का खूनी खेल खेलने के लिए लगातार भेज रहा है। साथ ही घाटी में मौजूद आतंकवादियों को हथियार भेजने की कोशिश में भी वो लगा है। सबूत के तौर पर तस्वीर देखिए जो पिछले महीने की है, जिसमें आतंकवादियों के पास से हथियारों का बड़ा जखीरा सुरक्षा बलों के हाथ लगा। अफगानिस्तान में जो हादसा हुआ है और आर्म्स एंड एमुनिशन आए हैं और क्या टेररिस्ट एक्टिविटी तेज हो गई, तालिबान तेज हो गया है और तालिबान अब अपना एरिया ऑफ एक्शन ढूंढेगा। पाकिस्तान में इमरान और बाजवा में जितनी कड़वाहट बढ़ेगी उस पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान कश्मीर को उतना ही ज्यादा निशाना बनाएगा। यानी आने वाले दिन भारतीय सुरक्षा बलों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित होने वाले हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच झगड़ा कोई नई बात नहीं और इसीलिए पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल आज तक पूरा नहीं कर पाया। और इसका कारण यह है कि शुरुआत में वो सेना के एहसानों के तले दबा रहता है और जैसे ही आज़ाद होने की कोशिश करता है तो हटा दिया जाता है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट इमरान खान का हश्र भी पिछले सत्ताधारी प्रधानमंत्रियों की तरह ही होता हुआ देख रहे हैं। क्या बाइडेन से फोन पर बातचीत के ख्वाहिशमंद इमरान खान की सरकार के दिन गिनती के बजे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में आज तक एक भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। आजादी के बाद पाकिस्तान के पहले पीएम लियाकत अली खान हो, बांग्लादेश की हार के बाद प्रधानमंत्री बने जुल्फिकार अली भुट्टो हो या फिर 1990 के दशक में बारी बारी प्रधानमंत्री बनने वाले नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान के 18 में से एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इमरान खान प्रधानमंत्री के तौर पर अपने 4थे साल में दाखिल होने जा रहे हैं, लिहाजा एक कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो बच पाएंगे। वैसे इसकी संभावना कमी दिखती है। इसकी पहली बड़ी वजह
महंगाई है जिसने इमरान खान को जनता की नजर से उतार दिया है। रही सही कसर उनके मंत्री पूरी कर रहे हैं जो जनता को कम खाने की सलाह दे रहे हैं। मैं 100 दाने डालता हूं तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम इतने बेहिस हो गए हैं अपनी खुदमुख्तारी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्ल के लिए हम इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर इमरान खान की बेहद करीबी है। ऐसे में उनके बयान का सीधा असर इमरान की छवि पर होगा जो अमेरिका की तरफ से हो रही खुलेआम बेइज्जती से बहुत दागदार हो चुके हैं। इसकी ताज़ा मिसाल अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन का पाकिस्तानी दौरा है। वेंडी शर्मन ने पाकिस्तान जाने से पहले ही ये साफ कर दिया कि उनके देश के पाकिस्तान के साथ बहुत ही सतही रिश्ते हैं। We don't see ourselves building a broad relationship with Pakistan, and we have no interest in returning to the days of a hyphenated India-Pakistan. That's not where we are. ये बयान तब आया जब इमरान सरकार अमेरिकी उप विदेश मंत्री के दौरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में लगी थी, लेकिन इस एक बयान ने इमरान की किरकिरी करवा दी। पाकिस्तान से तो हमारे ताल्लुकात बस सतही किस्म के ही हैं। हम उनको कुछ इतना बढ़ाना भी नहीं चाहते और ना बढ़ सकते हैं। हमारा तो उनके साथ जो मामला है पाकिस्तान के साथ वो एक ख़ास अफ़गानिस्तान की हद तक ही है, तो और पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान की शिकायत यह है कि अगर अमेरिका को ये कहना ही था तो अकेले में बयान देता, लेकिन सबके सामने कहकर उसने पाकिस्तान को मुंह छुपाने पर मजबूर कर दिया। आपके ताल्लुकात में प्रॉब्लम्स भी हों या वो उस तरह स्ट्रेटेजिक नहीं हैं जिस तरह भारत के साथ हैं, तो आप उसको सरेआम कहते नहीं हैं, क्योंकि भारत कोशिश तो आपकी यही होनी चाहिए कि ताल्लुकात में इजाफा हो, जहाँ जहाँ कन्वर्जेंसेस हैं उनसे फ़ायदा उठा के आगे बढ़ा जाए। लेकिन इस किस्म की बात करना कि जी हम तो इरादा ही नहीं रखते कि उसको इन ताल्लुकात को बढ़ाएं, ये बड़ी नामुनासिब सी बात है। अमेरिकी विदेश उपमंत्री के जरिए पाकिस्तान की कोशिश बाइडेन प्रशासन को शीशे में उतारने की थी, इसीलिए उसने प्रोटोकॉल को किनारे कर दिया। भारत में वेंडी शर्मन की आधिकारिक बातचीत विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के साथ हुई। फिर उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री और एनएसए से बातचीत की, लेकिन पाकिस्तान में एक काम विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने किया। वेंडी शर्मन ने कुरैशी के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित यूसुफ से भी मुलाकात की। इमरान सरकार ने सारी कोशिश इसलिए की ताकि अफगानिस्तान की वजह से बिगड़े रिश्ते बेहतर किए जा सके और बाइडेन के फोन आने का रास्ता साफ हो सके, लेकिन जो सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपको अपने फॉरेन सेक्रेटरी पे एतबार नहीं है कि वो सही मानों में कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर आप प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं कि जी मैं टॉक्स कंडक्ट कर रहा हूँ। आप टॉक्स बिल्कुल कंडक्ट कीजिए, लेकिन अपने हम मनसब के साथ। तो ये जो प्रोटोकॉल की हम धज्जियाँ उड़ा देते हैं फॉर नो गुड रीज़न। मुझे नहीं मालूम कि अमेरिका ने की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि जी हमने ऑफिशियल डायलॉग जो है वो फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे ही करना है, और फिर हमने उसको मान लिया। ये फिर हमारी तरफ से ये हमने सोचा कि ये हमें वर्चर देते हैं और ये शायद बड़ा अच्छा जाएगा वेंडी शर्मन के लिए। वो बड़ा ही खुश हो जाएंगी कि भाई देखिए भारत में तो मुझे फॉरेन सेक्रेटरी के साथ बातचीत करवाई और यहाँ मैंने फॉरेन मिनिस्टर के साथ गुफ्तगू की। ऑफिशियल टॉक्स मेरी यहाँ फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई। तो मुझे तो है जो हमारी जो न जाने क्या मामलात हैं और किस तरह ये मामलात चल रहे हैं, ये सफारती एतबार से बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अफगानिस्तान में धोखेबाजी से अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है। वहाँ पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग तेज हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान की आने वाले दिनों में मुसीबत बढ़नी तय है। लेकिन पाकिस्तान की दोहरी मुश्किल ये है कि उसके घर के अंदर भी झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इमरान और बाजवा आमने सामने हैं और कौन जाने की ISI चीफ की तरह इमरान खान की भी विदाई जल्द हो जाए। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।